हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस की करंट अफेयर्स की इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। 3 सितंबर की जो करंट अफेयर्स हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं में जो संभावित क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। आप इनके नोट्स भी ज़रूर बनाएं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से जुड़ने से आपको करंट अफेयर्स की नई वीडियोस और सामान्य अध्ययन के से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज जितने भी वीडियोस निकाले जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जहाँ तक कि मेरा मानना है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड या सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हम इस चैनल पर कवर करते हैं। और हमारा आने वाले सीरीज़ में एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज भी रिवीजन नोट्स निकालेंगे। जैसे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके नोट्स निकालेंगे, जिससे कि जो लोग उस तथ्य को समझने में दिक्कत होती है तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन की सीरीज़ को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में भारत में पबजी गेम समेत कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी की अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशंस हैं जो वैन नहीं लगाया गया या वैन लगाया गया। तो आपको थोड़े बहुत एप्लीकेशंस जो जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है वो याद रहने चाहिए। हाँ, क्योंकि पबजी बहुत ही प्रचलित गेम एप्लीकेशन है जिस पे हाल ही में लगाया गया है बैन। 2 दिन पहले बुधवार को ही लगाया गया, 2 तारीख को। तो इसका नाम तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनके नाम भी आप याद रखिए। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक में लगाया था, जैसे कि टिकटॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो समेत चीन ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 69A के तहत, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका सही जवाब है 60%, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस के नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के साथ 7% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है डी, 30%। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो लिया ही है। जो केंद्रीय संस्था है सीबीएसई बोर्ड, उसने भी सभी विषयों के सभी क्लास के 30% तक के जो सिलेबस हैं वो कम कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हाल का ही काफ़ी प्रचलित रहा है। करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं जो न्यूज़ में, अगर आप जनरली कोई मैगज़ीन वगैरह भी पढ़ते हैं तो आपको वो याद रहेंगे। ठीक है, तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया। क्योंकि ये प्रदेश सरकार का है, इसलिए प्रादेशिक स्तर की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने
21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है 48वें स्थान पर, ऑप्शन सी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत पहली बार 50 देशों में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें स्थान पर था, 2016 में 66वें स्थान पर, 2017 में 60वें स्थान पर तथा 18 में 57वें स्थान पर, 19 में 52वें स्थान पर था। यानी कि पहली बार भारत 50 के अंदर आया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्था के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन चौथे, नीदरलैंड पाँचवें, डेनमार्क छठे, फिनलैंड सातवें, सिंगापुर आठवें तथा जर्मनी 9वें स्थान पर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने, दोबारा से प्रश्न पढ़ते हैं हम। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को, इन भाषाओं के अतिरिक्त और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है उर्दू, ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीर को जम्मू कश्मीर में पहली भाषा का दर्जा मिलेगा, वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन की ओर। कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं का 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोल इंडिया अपनी कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा आगामी 2023 और 24 वर्ष में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 500 योजनाओं पर। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयला में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश के सहयोग को मंजूरी दे दी है? नेपाल, चीन, रूस, फिनलैंड। सही जवाब है फिनलैंड, ऑप्शन डी। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। तो सही जवाब है इसका फिनलैंड। अगले प्रश्न की तरफ।
रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा? ऑप्शन है 1580 करोड़, 3580 करोड़, 2580 करोड़ या 1990 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2580 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। यह अनुबंधन टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो के साथ हस्ताक्षरित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। तो 2580 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें जो अनुबंधन के साथ जो कंपनियां इस करार में शामिल हैं वो हैं टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? नेपाल ने, भारत ने, चीन ने या रूस ने? भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी भेज दिया जाएगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? चीन ने। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है जहां वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई। इस मिसाइल का नाम है DF-21। DF-21 नाम की मिसाइल यह तैनात की गई। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके साथ अभी मैंने शेयर किए हैं। आप इन्हीं सारे प्रश्नों को एक बार नोट डाउन करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को देखते समय आप उनको दोबारा से रिवीजन कर सकें, पॉज करके उन्हें नोट डाउन भी करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। थैंक यू।